नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं डॉक्टर विनी शर्मा आपके सामने लेकर आई हूँ राजनीतिक सिद्धांत और चिंतन पुस्तक में से अध्याय 9 जो हम अधिकार पढ़ रहे हैं। ये अधिकार का नेक्स्ट वीडियो है। इसमें आज हम पढ़ेंगे लोकतांत्रिक अधिकार क्या होते हैं और लोकतांत्रिक अधिकारों में उदारवाद और मार्क्सवादी राज्य नागरिकों को कौन कौन से अधिकार प्रदान करता है। लोकतंत्र हमारे समग्र जीवन संपूर्ण जीवन को आच्छादित किए हुए है, इसलिए उसके विविध पहलू हैं, राजनीतिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक और आर्थिक। इसलिए जब हम लोकतांत्रिक अधिकार की चर्चा करते हैं तो उसकी परिधि में ढेर सारे अधिकार आ जाते हैं। राजनीतिक अधिकारों के अंतर्गत हम निम्न प्रकार के अधिकारों को देख सकते हैं। सबसे पहले मत देने का अधिकार, राइट टू वोट का अधिकार। प्रसिद्ध फ्रेंच लेखक मॉन्टेस्क्यू ने कहा था कि प्रतिनिधियों को चुनने का अधिकार सभी लोगों को होना चाहिए, सिवाय उनके जो ऐसी स्थिति में हो। कैसी स्थिति में? यानी कि जो मूर्ख हो, पागल हो, बच्चे हो, ऐसे लोगों को चुनने का अधिकार यानी वोट देने का अधिकार नहीं होना चाहिए। वे उचित ढंग से सोच विचार कर वोट नहीं दे सकते। सभी लोकतांत्रिक देशों ने अब बालिग मताधिकार के सिद्धांत को स्वीकार कर लिया। साम्यवादी देशों में भी सभी बालिग स्त्री पुरुषों को वोट देने का अधिकार प्राप्त है। भारत में जाति, धर्म, लिंग, संप्रदाय, आय अथवा साक्षरता आदि किसी आधार पर कोई व्यक्ति मताधिकार से वंचित नहीं किया गया है। सभी को मत देने का अधिकार, अपने प्रतिनिधि को चयनित करने का अधिकार दिया गया है। दूसरा अधिकार आता है राजनीतिक अधिकारों में निर्वाचित होने का अधिकार। बिल्कुल सही, राइट टू बी इलेक्टेड। नागरिकों को यह अधिकार दिया गया है कि वे चुनाव लड़ सकते हैं। देश की सभी राजकीय संस्थाओं में नागरिक सक्रिय भूमिका अदा कर सकता है। भारत में कोई ऐसा व्यक्ति लोकसभा अथवा विधानसभा का सदस्य बन सकता है जो भारत का नागरिक हो, कम से कम 25 वर्ष की आयु को प्राप्त करे तथा वे सभी योग्यताएं रखता हो जो जनप्रतिनिधित्व कानून द्वारा तय की गई हूँ। ब्रिटेन में कोई भी ऐसा व्यक्ति कॉमन सभा का सदस्य बन सकता है जो ब्रिटेन का नागरिक हो और कम से कम 21 वर्ष की आयु उसकी हो। अमेरिका में सीनेट और प्रतिनिधि सभा का सदस्य चुनने जाने के लिए यह जरूरी है कि मतदाता का क्रमशः 30 और 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुकना आवश्यक हो। तो कहने का तात्पर्य यह है विद्यार्थियों की निर्वाचित होने का अधिकार प्रत्येक नागरिक को है, लेकिन जिस पद के लिए वह निर्वाचित होना चाहता है, जिस प्रतिनिधित्व के रूप में वह निर्वाचित होना चाहता है, उसकी प्रारंभिक योग्यताएं वह पूरी करता हो तब वह निर्वाचित हो सकता है। इसके बाद राजनीतिक अधिकारों में तीसरा आता है सरकारी नौकरी पाने का अधिकार। लोकतंत्र का तकाजा यह होता है विद्यार्थियों कि कोई भी व्यक्ति सरकारी नौकरी पाने के अधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा, चाहे वे किसी भी धर्म, जाति, भाषा, संस्कृति, जन्म स्थान या लिंग का हो। उसे किसी भी तरीके से उसे वंचित नहीं किया जाएगा। भारत का संविधान सरकारी नियुक्तियों के संबंध में अवसरों की समानता पर बल देता है, परंतु इस संबंध में दो अपवाद हम देख सकते हैं। पहला तो यह है कि कुछ विशेष पदों के लिए निवास स्थान संबंधी शर्तें लगाई जा सकती हैं और दूसरा यह है कि अनुसूचित जातियों व पिछड़े वर्गों के लिए कुछ स्थान आरक्षित रखे जाते हैं। ये दो अपवाद हम सामान्यतः देख सकते हैं, लेकिन इन अपवादों के भी कुछ कारण होते हैं जिससे कि ये शर्तें इसके अंतर्गत लगाई जाती हैं। फिर अगला आता है प्रतिनिधियों को वापस बुलाने का अधिकार, राइट टू रिकॉल। कई कम्युनिस्ट देशों में लोगों को यह अधिकार हासिल होता है विद्यार्थियों कि वे यदि चाहें तो अपने उन प्रतिनिधियों को वापस बुला सकते हैं जो कि अच्छा कार्य नहीं कर रहे हैं, जनता के हित के लिए कार्य नहीं कर रहे हैं, अर्थात जनता के कल्याण के लिए कार्य नहीं कर रहे हैं। अर्थात जो लोग अपने प्रतिनिधि चुनते हैं वे उन्हें वापस भी बुला सकते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के 12 राज्यों और स्विट्जरलैंड के कुछ कैंटनों यानी प्रांतों में भी इस पद्धति का प्रयोग होता है। यदि मतदाताओं की एक निश्चित संख्या 10 से 25% तक है, किसी प्रतिनिधि के विरुद्ध आवेदन पत्र भेजे तो उस पर जनता का मत लिया जाता है और भारत में संसद सदस्यों या विधान मंडलों के
सदस्यों को वापस बुलाने का कोई प्रावधान नहीं है। एसपी सेन वर्मा ने लिखा है, यदि संविधान एवं चुनावी प्रणाली में वापस बुलाने का अधिकार रखा गया तो उसके बहुत से भयंकर एवं गंभीर परिणाम निकल सकते हैं। देश की सारी राजनीतिक प्रणाली में उथल पुथल मच जाएगी। ये कहा है एसपी सेन वर्मा ने कि संविधान एवं चुनाव प्रणाली में वापस बुलाने का अधिकार रखा गया तो भयंकर परिणाम हो सकते हैं, लेकिन बुलाने का अधिकार तभी होगा जब मतदाता यानी जनता के मतों की संख्या अधिक होगी या कुछ परसेंट के आधार पर, तभी उसे बुलाया जा सकता है, अन्यथा नहीं। नागरिक अधिकार और स्वतंत्रताएं। इसके बाद हमारे सामने आता है कि नागरिक अधिकारों के अंतर्गत हम कौन कौन से अधिकार रखते हैं। ऊपर हमने पढ़ा राजनीतिक अधिकार, अब नागरिक अधिकार। तो नागरिक अधिकारों में सबसे पहला आता है मनमाने ढंग से बंदी न बनाए जाने का अधिकार, अर्थात लोगों को मनमाने ढंग से बंदी नहीं बनाया जा सकता, अर्थात किसी का मन करे कि इसे बंदी बना लिया जाए तो उस आधार पर बंदी नहीं बनाया जा सकता। किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक से अधिक बार दंड नहीं दिया जाएगा। दूसरी बात आती है इसमें घरों की अलंघनीयता तथा पत्र व्यवहार की गोपनीयता। इस अधिकार का क्या आशय है कि किसी उचित संदेह और शक के बिना किसी के मकान की तलाशी नहीं ली जाएगी। मकान, दस्तावेज और अन्य चीजें अनुचित ढंग से जब्त नहीं की जाएंगी। विभिन्न देशों के संविधान पत्र व्यवहार और टेलीफोन वार्ता की गोपनीयता की रक्षा करते हैं, परंतु कम्युनिस्ट देशों में ऐसा नहीं था। फिर उसके बाद अधिकार आता है नागरिक अधिकारों में परिवार को राज्य का संरक्षण। राज्य का क्या कर्तव्य होता है कि वह परिवार को सुरक्षा प्रदान करे। विवाह संबंधों के विषय में स्त्री पुरुष सर्वथा स्वतंत्र रहने चाहिए। साम्यवादी देशों में सरकार माँ और बच्चे को उचित संरक्षण देगी, और अमेरिका के परिवारों में ज्यादा बच्चे हैं उन्हें सरकार की ओर से आर्थिक सहायता मिलती है। इसके बाद भाषण, सभा, सम्मेलन और प्रदर्शन की स्वतंत्रता। नागरिकों को यह अधिकार है कि देश में रहने वाले सभी व्यक्तियों को नहीं बल्कि नागरिकों को ही यह प्राप्त होता है कि नागरिकों को भाषण की, लेख की, सभा सम्मेलन करने की और प्रदर्शन करने की और विचारों को प्रकट करने की स्वतंत्रता प्राप्त होती है। पर ऐसे भाषणों और लेखों को गैरकानूनी समझा जाता है जो लोगों को अपराध की ओर प्रेरित करते हैं। इसी प्रकार से धर्म पालन की स्वतंत्रता। धर्मनिरपेक्ष राज्य में धर्म और राज्य को अलग अलग रखने की नीति अपनाई जाती है। भारत का संविधान सभी लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करता है। अमेरिका का संविधान कहता है कि विधानमंडल ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगा जिसका उद्देश्य किसी धर्म विशेष को संस्थापित करना या किसी को अपने धर्म का पालन करने से रोकना हो। तो सभी को अपने धर्म का पालन करने की आजादी है, स्वतंत्रता है, और धर्म का प्रचार प्रसार करने की भी स्वतंत्रता दी गई है। इसके बाद आता है कानून के समक्ष समता का अधिकार। इंग्लैंड में जिसे विधि का शासन कहा जाता है, कानून का शासन कहा जाता है, नागरिकों के साथ मनमाना व्यवहार नहीं किया जाए और कानून की दृष्टि में सभी समान हैं। भारत का संविधान भी यही घोषणा करता है कि किसी भी नागरिक के साथ धर्म, वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर कोई भी पक्षपात नहीं किया जाएगा। अमेरिका में 1865 ईस्वी में दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया और यह भी कहा गया कि किसी से उसकी इच्छा के बगैर कोई कार्य नहीं लिया जा सकता। इसके बाद बात आती है, हमने सबसे पहले पढ़ा राजनीतिक अधिकार, फिर नागरिक अधिकार, और अब बात आती है सामाजिक आर्थिक अधिकार। सामाजिक आर्थिक अधिकार में हम बात करेंगे कि नागरिकों के बहुमुखी विकास के लिए यानी चहुमुखी विकास के लिए सामाजिक और आर्थिक अधिकारों का बड़ा ही मूल्य होता है, और आर्थिक अधिकारों के अंतर्गत हम निम्न अधिकार रख सकते हैं। काम पाने का अधिकार, सभी को रोजगार पाने का अधिकार, काम पाने का अधिकार होना चाहिए। मनुष्य को समाज के लिए उपयोगी वस्तुओं का उत्पादन करने या समाज के लिए लाभदायक सेवा जुटाने का अधिकार होता है। राज्य का कर्तव्य क्या होता है कि सबके लिए काम जुटाए यानी रोजगार जुटाए, और कम्युनिस्ट रूस
पहला ऐसा देश है जहां नागरिकों को काम पाने का अधिकार दिया गया है। इसी प्रकार से चीन भी एक ऐसा देश है जहां काम पाने का अधिकार और विश्राम पाने का अधिकार दिया गया है। उसके बाद बात आती है उचित मजदूरी पाने का अधिकार। इसका अर्थ यह होता है विद्यार्थियों की सभी को समान मजदूरी पाने का अधिकार भी है, यानी कि सभी को इतना वेतन तो अवश्य मिलना चाहिए या मजदूरी मिलनी चाहिए जिससे कि वे अपने जीवन की जरूरतों को पूरा कर सकें, जीवन को निर्वाह कर सकें। सभी को पेट भरना, खाना और तन ढकने के लिए कपड़ा और साफ सुथरा घर मिलना चाहिए, यानी आवास की सुविधा भी उसके पास होनी चाहिए। इसी प्रकार से आर्थिक क्षेत्र में भारी असमानताएं नहीं होंगी यदि सभी को मूलभूत आवश्यकताओं में रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य सेवाएं, चिकित्सा, मनोरंजन के साधन उचित वितरण उनके पास होगा तो निश्चित रूप से ये सारी असमानताएं समाज में समाप्त होती चली जाएंगी। इसके बाद आर्थिक समानता में बच्चों बात आती है बुढ़ापे, बीमारी व बेरोजगारी की स्थिति में राज्य की ओर से सहायता पाने का अधिकार। ब्रिटेन, अमेरिका, कनाडा, स्वीडन आदि देशों को लोक कल्याणकारी राज्य कहा जाता है और इंग्लैंड में राष्ट्रीय बीमे की योजना प्रचलित है जिसके अंतर्गत नागरिकों को बेकारी, बुढ़ापे व अनाथावस्था की स्थिति में आर्थिक सुरक्षा का अधिकार प्राप्त होता है। इसी प्रकार से संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी, यदि व्यक्ति परिश्रम द्वारा संपत्ति बनाता है और उसे उसके उपभोग की पूरी स्वतंत्रता होनी चाहिए। कम्युनिस्ट देशों में उत्पादन और वितरण के साधनों, कल कारखानों, भूमि आदि पर राज्य का अधिकार कायम किया गया है, परंतु उदार लोकतंत्रीय देशों में व्यवसाय और कारोबार की स्वतंत्रता पर बहुत कम प्रतिबंध पाए जाते हैं। इन देशों में किसी भी व्यक्ति को कानून के आदेश के बिना उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता, यानी कि संपत्ति रखने का अधिकार उसे है। यदि वह संपत्ति अपनी मेहनत से प्राप्त करता है तो उसे संपत्ति के रखने का पूरा अधिकार दिया जाएगा, संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। इसके बाद बात आती है विद्यार्थियों सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार। सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार क्या होते हैं? लास्की ने कहा है कि लास्की ने उन अधिकारों का विस्तार से वर्णन किया है जिनके बिना व्यक्ति का सर्वोच्च विकास नहीं हो सकता। इन अधिकारों में उसने उचित शिक्षा पाने का अधिकार को भी शामिल किया है। लास्की का अभिप्राय यह है कि ऐसी शिक्षा से है जो हमें उन कार्यों के योग्य बनाए जो समाज के लिए उपयोगी हैं। मतलब हमें ऐसी शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए, ये ऐसी शिक्षा हमें राज्य दे जिससे कि समाज का विकास हो सके। भारतीय संविधान के अनुसार समाज के प्रत्येक वर्ग को अपनी विशेष भाषा, लिपि, संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार होता है। इसी प्रकार से अल्पसंख्यक वर्ग को अपनी संस्कृति, भाषा की सुरक्षा के लिए शिक्षा संस्थाओं की स्थापना की भी पूर्ण स्वतंत्रता दी गई है। कई देशों में माध्यमिक स्तर तक निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई है। जैसे चीन के संविधान में यह घोषणा की गई है कि राज्य विज्ञान, शिक्षा, साहित्य, कला, पत्रकारिता, प्रकाशन, खेलकूद व सांस्कृतिक कार्यक्रमों को प्रोत्साहन देगा। इसी प्रकार से भारतीय संविधान में भी शिक्षा के अधिकार को कर्तव्यों में जोड़ा गया है, नीति निर्देश तत्वों में जोड़ा गया है और मौलिक अधिकार में भी जोड़ा गया है। और 14 वर्ष तक मुक्त शिक्षा यानी फ्री एजुकेशन की भी व्यवस्था की गई है और सभी को इस प्रकार की अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों को भारतीय संविधान में अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार भी दिया गया है। अब बच्चों बात आती है अधिकारों की सुरक्षा किस प्रकार संभव है। हेराल्ड लास्की ने अधिकारों की सुरक्षा से संबंधित कुछ उपाय बताए हैं। पहला उपाय उसने बताया है अधिकारों को संविधान में लेखबद्ध करना चाहिए। जैसे भारत के संविधान में मौलिक अधिकार लेखबद्ध हैं, इसी प्रकार से अन्य देशों को भी संविधान में अधिकारों को लेखबद्ध करना चाहिए। अमेरिका ने भी लेखबद्ध किया हुआ है। इसी प्रकार से अन्य देशों के संविधानों को भी लेखबद्ध किया संविधान में मौलिक अधिकारों को लेखबद्ध किया जाना चाहिए। शक्तियों का केंद्रीकरण नहीं किया जाना चाहिए। शक्तियां केंद्रीकृत नहीं होनी चाहिए, एक व्यक्ति या एक समुदाय के हाथ में ही केंद्रित नहीं होनी चाहिए, बल्कि शक्तियों का विकेंद्रीकरण होना चाहिए। समस्त शक्तियां केंद्र और विभिन्न प्रदेशों में यानी राज्यों में बांट देनी चाहिए, विभाजित कर देनी चाहिए, जिससे कि प्रशासन सुचारू रूप से चल सके। तीसरी बात आती है न्यायपालिका को स्वाधीन रखा जाना चाहिए, स्वतंत्र रखा जाना चाहिए। किसी भी प्रकार का न्यायपालिका के ऊपर नियंत्रण नहीं होना चाहिए। जनसंपर्क माध्यम जैसे कि समाचार पत्रों की हम बात करें, मीडिया की हम बात करें, सरकार का एकाधिकार उस पर नहीं होना चाहिए। वह भी स्वतंत्र रूप से कार्य करनी चाहिए, जिससे कि जनता की समस्याओं को
और जनता की समस्याओं को सरकार तक पहुंचाने का वह एक उचित माध्यम बन सके। इसी के साथ ही चौथी बात आती है अधिकारों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए कि राज्य को चाहिए कि वे विभिन्न संघों और समुदायों की आंतरिक स्वतंत्रता में कोई हस्तक्षेप नहीं करे। इसके अतिरिक्त सरकार कोई भी महत्वपूर्ण फैसला करने से पहले उस संघ संस्था के प्रतिनिधियों से विचार विमर्श कर ले जिसका कि उस फैसले से संबंध हो। कहने का तात्पर्य यह है विद्यार्थियों कि राज्य किसी भी प्रकार से विभिन्न संघ और समुदायों की आंतरिक स्वतंत्रता में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करे और कोई महत्वपूर्ण फैसला अगर संघ और संस्था के लिए करना है तो उनके प्रतिनिधियों से वह विचार विमर्श करके ही इस प्रकार का फैसला करें। अंत में विद्यार्थियों लॉस्की यह कहता है कि अधिकारों की रक्षा संविधान पर उतना निर्भर नहीं करती जितना जनता के सामाजिक चरित्र पर निर्भर करती है। लास्की कहता है कि सामाजिक चरित्र 3 बातों पर निर्भर करता है: उचित शिक्षा, अधिकारों के प्रति सतर्कता और जनता का आर्थिक स्तर। कहने का तात्पर्य लास्की का यह है विद्यार्थियों कि अधिकार सुरक्षित तभी रहेंगे जब नागरिकों को, जनता को उचित शिक्षा प्राप्त हो और वे अधिकारों के प्रति, अपने अधिकारों के प्रति सतर्क रहें, अवेयर रहें। और तीसरी बात वो कहता है जनता का आर्थिक स्तर अगर साम्य होगा, समान होगा और असमानता कम से कम होगी तो निश्चित रूप से वह अधिकारों का उपभोग कर सकता है। तो इसके साथ ही ये वीडियो यही समाप्त होता है। मैं उम्मीद करती हूँ विद्यार्थियों आपसे कि ये आपको समझ में आया होगा। यदि किसी भी प्रकार का डाउट आपको होता है तो आप कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे मानव अधिकार। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार और धन्यवाद।